नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारे एग्जाम बूस्टर श्रृंखला का विषय है भाषा विज्ञान। टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह मत किसका है? तो यह मत है भाषाविद फैलन का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा एक बार पुनः इस कथन को। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह किसका मत है? तो यह मत जो है भाषाविद फैलन का है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यह मत किसका है? तो यह मत है मोनियर विलियम्स का। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। यह किसका मानना है? तो यह आचार्य विनोबा भावे का मानना है। पुनः देखते हैं इस प्रश्न को कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये मत है आचार्य विनोबा भावे का। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो क्या है? तो ये मथुरा जो है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? तो नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया है? तो वो शब्द है इंडिया। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। तो जो है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। क्या है कथन? कि एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। किसका मानना है? तो भोलानाथ तिवारी का मानना है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? किस भाषा में? अवहट भाषा में। किस शब्द के लिए? शिक्षा शब्द के लिए। तो ये है शिक्षा शब्द मिलता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का क्या नाम दिया है? तो ये है कौरवी, यानी कि खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, किससे हुआ है? तो ये अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? क्या? कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि होगी। और यह बात जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 343 में है। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, क्या है? कितने हैं? तो ये 45 है। मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? 45 हैं। खड़ी बोली का एक और नाम तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौरवी है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो अभी देखे हैं हम लोग ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र जो कि मथुरा में था, और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये अयोध्या अवध में है। लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है किसको? किस लिपि को लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा देवनागरी लिपि को। अगला प्रश्न है कि विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, तो बोली। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया कहाँ से? तो वैदिक अर्थ से। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर में। भारत की ज़्यादातर लिपियां निकली हैं, कहाँ से निकली हैं? किस लिपि से निकली हैं? तो ब्राह्मी लिपि से। वह लिपि जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, तो वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और प्रत्येक जो है ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित रहता है। अगला प्रश्न है कि वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है, तो ये है लिपि। हिंदी शब्द मूलतः है किस भाषा का है? हिंदी शब्द तो ये फारसी भाषा का है। किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है? तो वो है लिपि।
उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में आती है, तो हिंदी में 17 बोलियां आती है। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो वो संस्कृत है। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो बाईं से दाईं ओर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नागरी लिपि को जाना जाता है तो नंदी नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नागरी लिपि को भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है, तो ये भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है भोजपुरी का नाम। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। किस जो पहाड़ी है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये पश्चिमी पहाड़ी है। वह भाषा जिसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया, तो वो भाषा कौन सी है, तो वह भाषा ब्रज भाषा है। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है, तो ये प्रचलित भाषा और साहित्य से सामग्री ग्रहण करता है भाषा विज्ञान। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा जा सकता है। कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार, ठीक है, हिंदी प्रयोग की दृष्टि से तो ये 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम था। क्या नाम था अहिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम? तो ये है गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न है कि 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में किया गया था। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में क्या किया गया था, तो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। स्थान क्या था, तो वर्धा में हुआ था। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा है। किसके विषय में? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो हिंदी है ये राजभाषा है। तो हिंदी राजभाषा है, ये कहाँ पर लिखा गया है, तो भारतीय संविधान में। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित है ब्राह्मी लिपि। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किसी समिति द्वारा किया गया। किसी नहीं होगा यहाँ पे, किस समिति द्वारा किया गया, तो ये है देवनागरी सुधार समिति। प्रश्न क्या है कि अक्षर पर जो सिरोरेखा लगाया जाता है, तो वही सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, तो वह समिति थी देवनागरी सुधार समिति। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है, तो वो है मेवाती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की। राजस्थानी वर्ग में मालवी बोली का क्षेत्र कहाँ है, तो मालवी रतलाम में बोला जाता है, देवास में और उज्जैन में। हिंदी का मानक रूप किसके सर्वाधिक निकट है, तो ये खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है हिंदी का मानक रूप। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि, तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो ये बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये जो कौरवी है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं। इस प्रश्न को पुनः देखिए कि संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तान और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं, तो ये हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसका ट्रिक है ABC। ABC, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। सॉरी। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, तो विश्व की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी लिपि कौन सी मानी जाती है, तो वह है ब्राह्मी लिपि।
भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई कब? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। गढ़वाली की उपबोली है सलानी। ये सलानी किसकी उपबोली है? तो गढ़वाली की उपबोली है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो है सौरसेनी अपभ्रंश। कन्नौजी बोली का क्षेत्र है तो हरदोई में जो है कन्नौजी बोली जाती है। वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वह है मराठी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? तो वो है 8वीं अनुसूची। आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, संथाली भाषा संबंधित है। वह बोली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वह बोली कौन सी है? तो वह बोली अवधी बोली है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा, देखिए सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन कौन सी है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत गुजराती भाषा आता है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और ब्रज भाषा। देखिए ब्रज भाषा का विकास हुआ है तो ये सौरसेनी अपभ्रंश है। तो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी और ब्रज भाषा भी आता है। प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि है तो वो गुरुमुखी लिपि है। किस शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है? देखिए तमिल का, तेलुगु का, मलयालम का और कन्नड़ का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो है दक्षिणी लिपि। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी यह शब्द है। तो ये किसका कथन है, किसका मत है? तो श्री सी राजगोपालाचारी का मत है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं सम्मिलित है वर्तमान में? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो अक्षरात्मक यानी देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह लिपि कहलाता है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है तो ये हमारी हिंदी है। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत है तो 73% है। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप क्या है? तो वह है सांकेतिक भाषा। लिपि कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? इस प्रश्न को पुनः देखिए। प्रश्न है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वह है 344, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि वह विद्वान जिसने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया, तो वह कौन थे? वो हार्नले थे। अगला प्रश्न है कि वह भाषा जिसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, तो वह है अपभ्रंश भाषा। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा, किसने कहा? तो हरदेव बाहरी ने कहा है। हरदेव बाहरी ने क्या कहा है? तो हरदेव बाहरी ने कहा है कि जो बघेली बोली है, बघेली बोली जो है वो अवधी की दक्षिणी शाखा है। ब्रज बोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ये बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है। प्रश्न पूछेगा कि बंगला भाषा का कृत्रिम रूप क्या है, कौन सी बोली है? तो वही ब्रज बोली है। वह अनुच्छेद यानी उपबंध जिसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 343 बी, यानी दो लिखा है तो ए आ बी होगा। वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है तो वह लिपि है फारसी। अब आप लोग बताइएगा कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत की संपर्क भाषा है, क्या है? हिंदी है। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? किस बोली का? बघेली बोली का। तो ये है पूर्वी हिंदी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में स्थापना की। किसका स्थापना की? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। एक बार इस प्रश्न को पुनः देखिए कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में हुई। ठीक है, किस लिए हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन के लिए, प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पश्चिमी हिंदी कहते हैं। प्रश्न है कि मानक हिंदी का विकास हुआ है, तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है मानक हिंदी का विकास। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी पर्याय बनी, राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म किस अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो वह है मागधी अपभ्रंश। मागधी से जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म हुआ है। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। और इसे आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो 6ठी शताब्दी से। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा कहते हैं। प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? तो वो है महात्मा गांधी। एक बार पुनः देखिए, कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के समय, कब? तो स्वाधीनता आंदोलन का समय था। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई? तो महात्मा गांधी। राजभाषा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है राजभाषा से? तो ये है कि सरकारी कार्यालयों की भाषा। राजभाषा, जिसे हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिला है, तो वही कह रहा है कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी कार्यालयों की भाषा है राजभाषा, उसे ही कहते हैं जो हमारे हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, यह बात जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह बात जो है अनुच्छेद 348 में कहा गया है। अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जो सब कार्यवाहियां जो होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला प्रश्न है कि हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो ये अनुच्छेद 351 है। भाषा जो है, भाषा शब्द बना है, तो भाषा शब्द भास धातु से बना हुआ है। इन अंकों को कहा जाता है, इन अंकों को देख लीजिए जो ये अंग्रेजी के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये कहा, इस अंकों को क्या कहा जाता है? तो इस अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कामता प्रसाद गुरु का है। एक बार पुनः कामता प्रसाद गुरु के कथन को पढ़ेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो ये कहना है कामता प्रसाद गुरु का। अगला प्रश्न है कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? तो वो कोई और नहीं, वो काका कालेलकर थे। काका कालेलकर ने सुझाव दिया था कि जो है अ का 12 खड़ी जो मात्रा वगैरह होता है उसको लिखने का। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? तो ये जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग। कहाँ? तो जयभट्ट के शिलालेख में। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र है, देखिए मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मैथिली आपका दरभंगा में बोला जाता है, मुजफ्फरनगर में बोला जाता है और पूर्णिया में। अब आप लोग बताइएगा कि पूर्णिया पर जो पूर्णिया है, पूर्णिया की मेरीगंज, इसको आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? ये आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा।
कि पूर्णिया के मेरीगंज को आधार बनाकर या किस जो है वो है कौन सा कृति है, कौन सा रचना है जिसमें पूर्णिया की मेरीगंज का वर्णन हुआ है। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह भाषा है, तो वह भाषा संपर्क भाषा होती है। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। प्रश्न है कि मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र, तो यह मेरठ है। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र मेरठ है। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? कहाँ के लोग? सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो पाली भाषा को मागधी कहते हैं। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया। बिहारी नाम किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो ये अस्कोली महाराज थे, अस्कोली। इनको देख लीजिए एक बार पुनः। कहना इनका कि आर्य परिवार की भाषा का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो वह अस्कोली थे। भाट भाषा कहते हैं डिंगल को, जो कि आदिकाल में डिंगल भाषा यानी भाट भाषा का प्रयोग हुआ था। प्रश्न है कि संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा, तो ये है अनुच्छेद 346। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो ये 2 भेद किए हैं। एक बार देखिएगा कि साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद किए हैं। कितने भेद? तो 2 भेद किए हैं। वह बोली जिसको मसूद हसन खां मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं, वह कौन सी बोली है? तो वो हरियाणवी बोली है, जिसको मसूद हसन खां मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ है कब? तो 1983 ईस्वी में। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। विभाषा से आशय है एक प्रांत की बोली। विभाषा किसे कहते हैं? तो एक प्रांत की बोली को विभाषा कहते हैं। बिहार प्रदेश की बोली है मगही बोली है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश बोली से माना गया है? तो वो ब्राचड़ है, ब्राचड़। प्रश्न है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है नागपुर। ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है आगरा। आगरा में ब्रजभाषा बोला जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त समाहित की जाती है, तो बघेली बोली समाहित की जाती है। संज्ञान का अर्थ है तो भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझाना। यही संज्ञान का अर्थ है कि भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझाना। अगला प्रश्न है वियोगात्मक भाषा है, तो ये अपभ्रंश जो है वियोगात्मक भाषा है। प्रश्न है कि हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे, कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाए थे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो कुटिल लिपि से हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का एक और नाम मिलता है अंतर्वेदी। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत का समय है पहली ईसा पूर्व ईस्वी से 500 ईस्वी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 344 अनुच्छेद में है। 344 अनुच्छेद में क्या है? तो राजभाषा आयोग गठित करने का जो है प्रावधान है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, तो ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में क्या बताया गया है, क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है 351 में कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें वर्णित अनुच्छेद 351 में बोला गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे।
अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। अभी देखिए ऊपर पूछा था प्राकृतिक का समय, तो एक पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो अब खड़ी बोली है इसका जन्म समय, तो 1000 ईस्वी के आसपास। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की भाषा है, तो पाली भाषा है बौद्ध धर्म की। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो पाली नाम है। पहले पाली, प्राकृत, तब अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है तो वह भाषा क्या कहलाती है? वह भाषा जो है हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदुस्तानी भाषा किसको कहेंगे? तो जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ हो उसको हिंदुस्तानी कहेंगे। झांसी, जालौन, हमीरपुर में प्रचलित है। कौन सी बोली झांसी, जालौन, हमीरपुर में बोली जाती है? तो वह है बुंदेली बोली। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही है बिहारी उपभाषा की बोली। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो सोस्यूर हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर है। अगला प्रश्न है भोजपुरी भूतकालिक बोली की क्रियाएं हैं, तो ये कैसे बोले जाते हैं? भोजपुरी गैल भैल, गैल भैल, गैल भैल क्या है? तो भोजपुरी है। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? मतलब जो कुप्पी है, टोपी, नीर, पापड़ ये किस भाषा से हमारे हिंदी में आए हुए हैं? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से आए हैं, यानी कि हमारे मेहमान हैं ये। आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी किसके संस्थापक हैं? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? तो वह विद्वान है डॉक्टर A.F.R. हार्नले। डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, ठीक है, लिपि सुधार परिषद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28-29 नवंबर 1953 को हुई। बैठक की अध्यक्षता की कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिपि सुधार परिषद की जो है बैठक हुई थी 28-29 नवंबर 1953 को। तो उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो सभी लोग इसको जानते होंगे कि सूरीदास वाजपेयी हैं हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यह पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर में बुंदेली बोली बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है तो सौरसेनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। बिहार राज्य की बोली है तो अंगिका है, अंगिका बिहार राज्य की बोली है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो है मैथिली। ये कुछ प्रश्न डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैथिली नहीं होगा, यहाँ पे अवधी होना चाहिए। अवधी किसका? त्रिलोचन शास्त्री का, अवधी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि वह विद्वान जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो वह विद्वान कोई और नहीं थे बल्कि सुनीति कुमार चटर्जी थे। सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं सुझाव दिए थे कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया जाए। अगला प्रश्न है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो छत्तीसगढ़ी जो है उकार बहुला बोली है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, देखिए पाली भाषा दिया है तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी पाली भाषा है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये कंठोष्ठ हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं देवनागरी लिपि में। राजस्थान की बोली नहीं है, बुंदेली बोली नहीं है। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो वहाँ बोली कहते हैं उसको। प्रश्न है कि मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग
और सहारनपुर की बोली क्या है? तो खड़ी बोली है। हिंदी की उपभाषाएं है कितनी? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का विद्यमान था। तो ये अपभ्रंश रूप विद्यमान था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के समय अपभ्रंश रूप आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा थी, तो वो थी अरबी फारसी। कब थी अरबी फारसी? तो मुस्लिम शासकों के समय में न्यायालयों की भाषा थी अरबी फारसी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं कहाँ से? तो संस्कृत भाषा से आए हैं। खड़ी बोली व ब्रजभाषा, देखिए इसको, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं कहाँ से? तो संस्कृत भाषा से। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसको कहते हैं? तो ज्ञान विज्ञान के तत्व को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है, ये भाषा वैज्ञानिक निर्धारण करते हैं पारिभाषिक शब्दावली का। खसखुरा या गुरखाली भाषा है। बाप रे, नया है ये तो। कह रहा है कि खसखुरा या गुरखाली भाषा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि परीक्षा में पूछे तो गलत ना हो। तो ये नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा क्या है? तो खसखुरा और गुरखाली भाषा है। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो ये सरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो वो बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल होती है। व्यवहार के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। कह रहे कि व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से। अरमाइक लिपि से जो है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? तो काका कालेलकर थे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है किससे? तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है? तो जीविकोपार्जन से संबंध है इसका। किसका? प्रयोजन मूलक भाषा का जीविकोपार्जन से संबंध है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः है? तो है अध्यात्म परक है। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? तो ये कच्चायन महोदय हैं। तो पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कच्चायन महोदय हो गए। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है? तो प्राकृत भाषाओं से हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को किस भाषाविद ने नाम दिया? पुरानी हिंदी। तो वो किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो ये श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। श्री गोपाल स्वामी अयंगर क्या थे? तो ये प्रस्तावक थे। किसके प्रस्तावक थे? तो संघ हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसी के प्रस्तावक थे ये श्री गोपाल स्वामी अयंगर जी। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। किस भाषा का होता है? तो जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो वह विद्वान थे ग्रियर्सन। इन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हुआ भारतीय भाषाओं का भाषा सर्वेक्षण का कार्य। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है रानीखेत नैनीताल है ये। अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला। जो अवधी भाषा है उसमें तद्भव ज़्यादा रहता है, तद्भव बहुला होती है वो अवधी भाषा। वह बोली जिसमें अंध के स्थान पर नन्न और नन्ह हो जाता है वो है भोजपुरी। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी है। क्या है? इस एक बार पुनः पढ़ेंगे इसको कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, परस्पर आपस में विचार विनिमय करता है
उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। तो यह कथन है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का। तो दोस्तों ये थे भाषा विज्ञान के वे चुनिंदा तथ्य, वे चुनिंदा प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आपके लिए यह जो है परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। आगामी वीडियो किस विषय पर आप चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हिंदी साहित्य सागर से जुड़े रहें। धन्यवाद।